नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज एक और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ है 8 तारीख को 8 नवंबर को। तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मैं बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा कि मैं यदि एज ए बायर होता एज तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे अप्लाई करता या नहीं करता। यदि नहीं करता तो क्या रीजन्स थे। मैं ये सभी शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ उन लोगों का जो इस वीडियो को हेट करने वाले हैं, डिसलाइक करने वाले हैं, मेरे बिल्डर लॉबी से, मेरे रियल एस्टेट के दोस्त। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छे वीडियोज आते हैं तो डिसलाइक भी लेते हैं, लेकिन मैं वही बताने वाला हूँ जो सच है। क्योंकि नए बायर्स होते हैं और बताना जरूरी है, कोई मिसगाइड ना कर पाए। मेरे यहाँ पर ना करने का यदि रीज़न बनता है तो वो बनता है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, अब कुछ लोग कह तो देते हैं कि भाई अश्विनी आप रिकमेंड बहुत कम करते हो प्रोजेक्ट। तो अब क्या कहें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्डर की देख के, जो कि पहले के प्रोजेक्ट्स में रही है, फरीदाबाद बेस्ड बिल्डर है, कुछ गुड़गांव के अंदर भी हैं, तो क्या मुझे रिकमेंड करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो बिल्डर के बारे में जानते हैं, अच्छे और बुरे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही पॉइंट्स यदि रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आसान हो जाता है नए व्यूवर्स के लिए। मैं यदि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्डर की देखता हूं तो मैं पूरी तरीके से अवॉइड करता इस बिल्डर को, इस प्रोजेक्ट को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। जब हम प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं, अप्लाई करने के बाद ड्रॉ में हमारा सक्सेसफुली नाम आ जाता है और हमारी यूनिट अलॉट हो जाती है, तो उसके बाद कैसी सर्विसेज रहेंगी, या फिर आफ्टर पोजेशन कैसी सर्विसेज रहेंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। तो आफ्टर पोजेशन सर्विसेज बिल्डर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी, इंडस्ट्रियल जो प्लॉट्स हैं उनमें भी, और यहाँ पर पानी, सीवरेज, जो इनके प्लॉट्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली हैं। यदि वो चीज़ें मैं देखता हूँ तो बिल्डर को 4 to 5 आउट ऑफ 10 नंबर ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। उस पर मैं 50-50 हूँ। यहाँ भी यदि मैं होता तो फिर मैं लोकेशन देखता। यदि ये सेक्टर 104 है, ये गुड़गांव का होता, तो मुझे कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होती। मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट नहीं आने वाले, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है तो मुझे काफ़ी चीज़ें इग्नोर करनी होंगी। लेकिन जहाँ पर ऐसी लोकेशन है जो मुझे नहीं लगता कि भाई आंख बंद करके ले ही लेना चाहिए, बहुत अच्छी लोकेशन है, ये निकल गई तो ऐसी लोकेशन नहीं मिलने वाली, या बहुत कम प्रोजेक्ट आएंगे। फरीदाबाद का सेक्टर 104 डेवलपिंग स्टेज पर है, मैं ये नहीं मानता कि पूरा हुआ है, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। मैं कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकता। अब सेक्टर 104 फरीदाबाद या फिर गुड़गांव की कुछ ऐसी लोकेशन, आउटर लोकेशन हो, तो मैं फिर सबसे पहले बिल्डर देखूंगा। लोकेशन तो चलो ठीक है, जो आई वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देखूंगा, आफ्टर पोजेशन सर्विसेज भी देखूंगा। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, यहाँ मैं अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर रेट इतने हाई जा रखे हैं, तो भाई वहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो एक लक है ना कि बिल्डर ने अच्छा बना के दे दिया, या एवरेज भी बना के दे दिया, या बिलो एवरेज भी बना के दे दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट होता है। मल्टीफोल्ड्स आपकी जो अमाउंट है वो हो चुकी होती है। वहाँ पर ये अवॉइड किया जा सकता है, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। आफ्टर पोजेशन सर्विसेज पे भी मेरी ना है, यदि मैं होता तो मैं नहीं करता। अब थर्ड एक पॉइंट आता है, और वो है फॉर्मूला जो मैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के लिए हमेशा बताता हूँ कि भाई जहाँ भी आप अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं, वहाँ ये देख लें कि जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की कीमत है, जैसे 2 BHK की कीमत सपोज करते हैं 25 लाख है, तो वहाँ पे आप मिनिमम उसका 3 टाइम्स यानी कि 75 लाख, वहाँ पे जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनकी मिनिमम स्टार्टिंग होनी चाहिए। मिनिमम स्टार्टिंग यानी कि वो 1 CR है या 1.5 CR है स्टार्टिंग 2 BHK की उस एरिया में, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 75 CR तो होनी चाहिए। यदि बिल्डर अच्छा है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट का कोई, तो वहाँ पे जो प्राइवेट बिल्डर हैं, जो पॉलिसी से बाहर के बिल्डर हैं, मैं आसान भाषा में थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, या रियल एस्टेट में भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो रियल एस्टेट से उनका कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। वो जो रियल एस्टेट की लैंग्वेज हम सारी यूज करें तो हो सकता है कुछ समझ पाए, कुछ ना समझ पाए। इस फॉर्मूला पे भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता कि मैं कुछ भी इग्नोर करके और यहाँ पे अप्लाई करता। फोर्थ इक्वेशन और है
जो मेरे एक बायर हैं उन्होंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होने चाहिए ऐसे कि सर कुछ बिल्डर, अब हिंट मिल जाएगा आपको अडोर के लिए भी और कुछ और प्रोजेक्ट के लिए भी, कि कुछ बिल्डर क्या करते हैं कि 2 यूनिट को एक साथ ऐड करके और वो फिर मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? देखिए उसमें क्या होता है, पॉलिसी जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 है उसमें क्लोज है कि यदि आपके 3 ड्रॉ होने के बाद भी आपकी पूरी यूनिट सेल नहीं होती हैं तो आप फिर यूनिट अलॉट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्डर को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि वो दोनों यूनिट, जैसे 1 BHK की 2 यूनिट ऐड कर दी, बराबर की दे दी, या जो 2 BHK की 2 एडजॉइनिंग जो यूनिट्स हैं उनको साथ में सेल कर दिया, या 3 BHK की 2 यूनिट्स हैं उनको साथ में सेल कर दिया, बराबर में जो हैं एड ज्वाइन कर रही है जो। सो ये सब फायदा बिल्डर को क्या होता है भाई, उसमें 5-4 लाख रुपए ऊपर भी ले लेता है, या नहीं भी ले रहा तो उसकी यूनिट सेल हो जाती है भाई। 3 ड्रॉ तक भी जो बिल्डर सेल नहीं कर पा रहा है ड्रॉ में, तो आप मान के चलिए, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, पहले ऐसा होता था बहुत। यदि बिल्डर रियल में सेल नहीं कर पा रहा है भाई, बिल्डर अंदर खाते कुछ कर रहा है वो अलग बात है, मैं और बिल्डर्स की जनरल बात कर रहा हूं, मैं इस बिल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि किसी भी बिल्डर के लिए अंदर जानबूझकर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं कर रहा है कि यूनिट उसके पास रह जाए, तो और उसकी रियल में ही यूनिट सेल नहीं हो रही हैं 3 ड्रॉ के बाद भी, तो वो तो वैसे भी खरीदने लायक मैं नहीं समझता मेरे लिए। अब जो मेरे इन्वेस्टर दोस्त हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बात को मानते हैं, वो वैसे करें। जो लोग बोलते हैं कि भाई आप रिकमेंड कम प्रोजेक्ट्स को करते हो, भाई मैं क्या है, मैं उन प्रोजेक्ट्स को करता हूं कि जो दूध है ना उसमें जो मलाई होती है मैं सिर्फ उसको निकालता हूं। और दूध खरीदने वाले लोग बहुत सारे होंगे, उसकी छाछ बनेगी उसके लिए भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो सेल नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरे अपने व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए। सो यहाँ पर आप देख लें, तो उनके लिए जो लोग कहते हैं रिकमेंड कम करते हो, तो मैं उनको कहता हूं आप करें अप्लाई। जो लोग कहते हैं ना कमेंट बॉक्स में कि सर आप बहुत कम रिकमेंड करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, वो आप बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। बाकी आप देखें जैसा भी है, मैंने अपना जो रिव्यू है, मेरी जो सोच है वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो भी बताया यदि उसमें एक भी पॉइंट गलत है तो बिल्कुल आप बताएं, मुझे खुशी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, और बताएं, या फिर मैं उस पर ज़्यादा रिसर्च करूंगा। बाकी इन पर रिसर्च करने की मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में मुझे 14-15 साल हो गए जुड़े हुए, तो सब कुछ मैंने वैसे भी रिसर्च कर रखा है, मैंने सारा रियल एस्टेट दे रखा है दिल्ली एनसीआर का। तो बाकी बाहर के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे जो सिटीज़ के, उनके बारे में भी इतनी नॉलेज रखता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए सही गाइड कर पाऊँ। सो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोज़ भी आएंगे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं, दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसी जो हरियाणा से बाहर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको लगता है कि रियल एस्टेट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है, और लाइक करें और शेयर करें यदि आपको लगता है कि इस लाइक ये वीडियो था, कंटेंट था आज का। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।